नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BCS बेसिक फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 12 के एक टॉपिक एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल तथा बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक। देखिए विद्यार्थियों, एक समान विद्युत क्षेत्र में हम जब किसी आवेश को रखते हैं तो उस आवेश पर एक बल कार्य करता है। यदि धनावेश है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। यहां पर हम एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रख रहे हैं, उस पर लगने वाला कुल बल फाइंड आउट करेंगे। साथ में हम यहां पर यह भी देखेंगे कि उस विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल आघूर्ण कितना कार्य कर रहा है। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए हम समांतर रेखाओं का प्रयोग करेंगे। समांतर रेखाओं के द्वारा हम एक समान विद्युत क्षेत्र को दिखाएंगे। ये हमने समांतर रेखाएं दिखाई है जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। एरो का निशान विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड E, उसकी डायरेक्शन है इस ओर से इस ओर। यहां पर हम विद्युत द्विध्रुव रख रहे हैं जिसका जो प्लस Q चार्ज है वो यहां पर है, माइनस Q चार्ज है वो यहां पर है, और दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a के इक्वल है। देखिए विद्यार्थियों, अब हम प्रत्येक आवेश पर लगने वाले बल की बात करेंगे। सर्वप्रथम प्लस Q आवेश पर लगने वाला बल, जो धनावेश है उस पर लगने वाला बल की बात करेंगे। अब इस आवेश पर लगने वाले बल को देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। विद्युत क्षेत्र इधर तो धनावेश पर लगने वाला बल भी इधर। इस बल को मैं कंसीडर कर लेता हूं F1 से, जो कि Q इंटू E के बराबर होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, प्लस Q आवेश पर लगने वाला जो बल है F1 वो होगा Q इंटू E के बराबर, और ये जो बल है वो है E की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में इस बल की डायरेक्शन है। F1 की डायरेक्शन है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। फिर हम बात करेंगे माइनस Q आवेश पर लगने वाले बल की। उस बल को हम लिख रहे हैं F2 से, उसका मान भी Q इंटू E के रूप में लिखा जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र की जो डेफिनेशन है वहां से ये फॉर्मूला आया था, E इक्वल टू F बट्टे में Q, तो F बराबर आ गया Q इंटू E। इस आवेश पर लगने वाला जो बल है वो परिमाण में तो धनावेश के ऊपर लगने वाले बल के समान, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में माइनस Q आवेश पर बल लगेगा, तो माइनस Q आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर बल है उसको हम लिख रहे हैं F2 से, और बल की जो वैल्यू है वो Q इंटू E के बराबर ही है, और E वेक्टर की विपरीत दिशा में ये बल काम कर रहा है। विपरीत दिशा में ये बल कार्य कर रहा है। आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। देखिए विद्यार्थियों, यहां से स्पष्ट हो रहा है कि प्लस Q तथा माइनस Q पर लगने वाले बल है उनका परिमाण समान है, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, तो कुल बल कितना होगा? तो विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल को हम F से पुट कर देते हैं, जो कि दोनों बलों के योग के बराबर। यहां पर आप देखेंगे ये वाला बल है वो इधर लग रहा है F1, F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है। डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत, इसलिए एक को तो हमने ले लिया पॉजिटिव में, दूसरे को ले लिया नेगेटिव में। F1 की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे, F2 की वैल्यू भी यहां पर हम पुट कर देंगे, तो QE माइनस QE, और यहां पर हमारे पास में F का जो मान है वो आ जाएगा 0। QE से QE कैंसिल हो जाएगा, F की वैल्यू आ गई 0। यहां से देखिए विद्यार्थियों, क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जो विद्युत द्विध्रुव है उस पर कार्यरत कुल बल 0 है। क्यों है? क्योंकि समान परिमाण में बल लग रहा है, और दो बल लग रहे हैं समान परिमाण में जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए कुल बल 0 है। लेकिन विद्यार्थियों, दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न है। इस बल की क्रिया रेखा है इधर, इस बल की क्रिया रेखा है ये वाली, तो दोनों बलों की क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण से ये एक बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। बल युग्म आघूर्ण का मतलब ये है, देखिए विद्यार्थियों, बल युग्म आघूर्ण का मतलब ये है कि जैसे ये
कोई डस्टर ही समझ लें, इस पर 5 न्यूटन का बल इधर लगे और 5 न्यूटन का बल इधर लगे, तो दोनों बलों का परिमाण समान है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण से ये दोनों बल इसको इस तरीके से घुमाने का प्रयास करेंगे, और जब ये डस्टर घूमेगा तो बल युग्म आघूर्ण के द्वारा ही घूमेगा, घूर्णन गति करेगा। यहां पर हम बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला देखेंगे। बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों, बल युग्म आघूर्ण को टॉ से लिखा जाता है, किसी एक बल का परिमाण, कोई सा भी दोनों में से एक बल का परिमाण लेंगे तथा दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं, दोनों बलों के क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी, ये इसका फॉर्मूला है बल युग्म आघूर्ण का। देखिए विद्यार्थी, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण लेंगे तो Q इंटू ई आ जाएगा, Q इंटू ई के द्वारा कोई सा भी एक बल लिखा जाएगा। अब हमारे को दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी देखनी है। देखिए विद्यार्थियों, यहां से ये जो बल है इसकी क्रिया रेखा है ये वाली, और ये वाला बल है उसकी क्रिया रेखा है ये वाली। इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी फाइंड आउट करने के लिए मैंने इस आवेश से इस क्रिया रेखा पर लंब डाल दिया है और इस ट्रायंगल का निर्माण हो गया है। इसका नाम मैं दे देता हूं ए, इस बिंदु का नाम दे देता हूं बी, और इस बिंदु का नाम दे देता हूं मैं सी। हम ये कंसीडर कर लें कि जो विद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बनाए हुए हैं, कि जो एंगल बना रखा है विद्युत द्विध्रुव ने विद्युत क्षेत्र के साथ में वो एंगल थीटा बना रखा है। तो देखिए दोनों बलों के बीच की जो क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है वो है BC के बराबर। मैं यहां पर लिख देता हूं BC दूरी है। अब हमारे को BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। BC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस डायग्राम में ट्रायंगल ABC लेंगे, त्रिभुज ABC से इस त्रिभुज में हमारे को BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि AC का मान हमें पता है 2a के बराबर है। तो यहां से लंब ज्ञात करना है, कर्ण का पता है, हम एक ऐसा त्रिकोणमितीय संबंध लेंगे जिसमें लंब और कर्ण आए, तो वो होता है साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में लंब, और लंब यहां पर है BC और कर्ण यहां पर है AC। तो यहां से BC बराबर आ जाएगा विद्यार्थियों AC साइन थीटा, और AC की जो वैल्यू है वो है 2a साइन, AC की वैल्यू 2a है तो 2a साइन थीटा हो जाएगा। BC की वैल्यू यहां पर उठाकर हम पुट कर देंगे तो टो इज इक्वल टू आ गया है QE इंटू 2a साइन थीटा। अब हम इसको पुनः व्यवस्थित कर रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, टो बराबर हमारे पास में आ गया है, मैं Q इंटू 2a को पहले लिख रहा हूं, E को बाद में लिख रहा हूं। 3 गुणा 4 बराबर होता है 4 गुणा 3 के, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो Q इंटू 2a इंटू E साइन थीटा, और हम जानते हैं Q इंटू 2a बराबर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के। यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो P E साइन थीटा आ जाएगा, और ये हमारे पास में आ गया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। और इसको यदि हम सदिश के रूप में पुट करें तो देखिए विद्यार्थियों क्या लिख सकते हैं, तो इक्वल टू आ जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये हमारे पास में इसका सदिश रूप आ गया है विद्यार्थियों। देखेंगे आप कि P वेक्टर तथा E वेक्टर दोनों के लंबवत इसकी डायरेक्शन होती है टो वेक्टर की। यहां से इस डायग्राम से देखेंगे आप कि जो P है उसकी डायरेक्शन तो होती है ये वाली, यहां से -q से +q की ओर डायरेक्शन होती है P वेक्टर की। E वेक्टर इधर है, पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर घुमाएंगे तो पहला सदिश तो ऐसे है, दूसरा सदिश ऐसे है, अंगूठा अंदर है, तो जो टो की डायरेक्शन है वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल भी एक सदिश होता है, टो भी एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा इन दोनों सदिशों के तल के लंबवत होगी। अब देखिए विद्यार्थियों, यहां से हम ये इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 में थीटा की वैल्यू पुट करके मैं 3 कंडीशन आपको बताने वाला हूं, और सर्वप्रथम हम बात करेंगे स्थिति फर्स्ट,
स्थिति फर्स्ट है उसमें हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेते हैं। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेने का अर्थ क्या है कि विद्युत ध्रुव इस स्थिति में रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज यहां पर है, माइनस क्यू चार्ज यहां पर है, इस पर बल इधर लग रहा है, इस पर बल इधर लग रहा है। और इस स्थिति में देखिए विद्यार्थियों, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टो की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, साइन 0 की वैल्यू है विद्यार्थियों 0। साइन 0 का जो मान है वो 0 हो जाएगा, तो टो बराबर कितना आ जाएगा 0। टो बराबर 0 आने का मतलब है कि जो विद्युत ध्रुव है वो स्थिर अवस्था में है, उस पर कोई बल युग्म आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा। और जब बल युग्म आघूर्ण नहीं कार्य करता है तो उसको हम कहते हैं संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति कहा जाता है। और इस स्थिति को हम स्थायी संतुलन कहते हैं, इस स्थिति को स्थायी संतुलन कहा जाता है। स्थायी संतुलन का अर्थ यहां पर यह है कि इस पर यदि थोड़ा सा बल लगाकर भी छोड़ दें तो जो निकाय है वापस अपनी पूर्व अवस्था में लौटने का प्रयास करता है। दूसरी जो कंडीशन है उसमें हम थीटा की जो वैल्यू है वो हम 180 डिग्री पुट कर दें, और साइन 180 डिग्री का मान फिर से 0 होता है विद्यार्थियों, और टो का मान फिर से कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। एक बार सुन लेंगे आप, थीटा का मान 180 डिग्री पुट करें और साइन 180 डिग्री का मान 0, टो का मान 0 आ गया। इसे भी हम संतुलन की स्थिति कहते हैं और इसको अस्थायी संतुलन कहा जाता है विद्यार्थियों। अस्थायी संतुलन को भी हम आपको समझाएंगे, स्थायी संतुलन को भी समझाएंगे। एक कंडीशन और हम आपको बता रहे हैं, और ये जो वाली जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये है कि थीटा की जो वैल्यू है वो हम पुट करें 90 डिग्री। तीसरी वाली जो कंडीशन है स्थिति थर्ड, थीटा बराबर हम ले रहे हैं 90 डिग्री, और साइन जो 90 की वैल्यू होती है वो होती है 1, और टो बराबर आ जाएगा यहां से P इंटू ई। जो समीकरण 1 है साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहां से P इंटू ई इसका मान आ जाएगा। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं फिर से स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन क्या है। संतुलन की स्थिति का अर्थ यह है कि जो निकाय है वो गति नहीं कर रहा, न स्थानांतरीय गति कर रहा, न ही घूर्णन गति कर रहा है। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझा रहा हूं। जैसे हमारे पास में एक पात्र है और उस पात्र के अंदर हमने प्याली के समान पात्र एक गेंद को रखा है, और इस पात्र को इस तरीके से उल्टा रखकर यहां पर गेंद को रखा है, समतल पृष्ठ पर हमने एक गेंद को रखा है। 3 स्थितियां मैंने यहां पर दिखाई है, तीनों ही संतुलन की स्थितियां हैं। गेंद स्थिर अवस्था में, यहां पर भी स्थिर अवस्था में गेंद रखी हुई है। इस स्थिति को हम स्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। गेंद को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देंगे तो वापस उसी पोजीशन पर लौट आएगी। ठीक विद्युत ध्रुव में भी ऐसा ही होता है। जब प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज इस वाली स्थिति में हो, विद्युत क्षेत्र इधर से इधर हो, इस स्थिति में विद्युत ध्रुव रखा हुआ हो, थोड़ा सा विस्थापित कर दे तो वापस यहीं आ जाएगा, इधर भी विस्थापित कर दे तो भी वहीं आएगा। इस स्थिति को हम स्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। दूसरी वाली कंडीशन है, यह है अस्थायी संतुलन की स्थिति, थीटा बराबर 180 डिग्री। अब की बार जो आवेश है वो घूमकर इस तरीके से हो गए हैं, प्लस क्यू चार्ज इधर है और माइनस क्यू चार्ज इधर है। इस पर बल लग रहा है इधर, इस पर बल लग रहा है इधर, और इस स्थिति में तो ये संतुलन की स्थिति में है, पर इसको हम अस्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। यदि थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें तो ये वापस उस पोजीशन में नहीं लौटेगा। इस पर बल इधर लग रहा है, इस पर बल इधर लग रहा है, ये घूमकर स्थायी संतुलन की स्थिति में आने का प्रयास करता है। तो ये वाली जो स्थिति है, यदि यहां से गेंद को थोड़ा सा विस्थापित कर दें तो वापस गेंद यहां कभी नहीं पहुंचेगी। यदि यहां से विस्थापित कर दे तो वापस घूम फिर कर आ जाएगी, और इस स्थिति को हम उदासीन संतुलन की स्थिति कहते हैं। यदि गेंद को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें तो गेंद वहीं पड़ी रहेगी, जहां छोड़ा जाएगा वहीं पर पड़ी रहेगी। तो विद्यार्थियों, ये थी संतुलन की स्थितियां। किसी विद्युत ध्रुव के लिए 2 संतुलन की स्थितियां होगी, स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करते हैं तब जो टो है वो मैक्सिमम कार्य करता है, अधिकतम कार्य करता है। आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा।